आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइन। जीएसटी बिल पर छाया नेशनल हेराल्ड का संकट, संसद में नहीं हुआ काम, कांग्रेस और सरकार के बीच तीखी बयानबाजी। इस्लामाबाद पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की उम्मीद का जताया भरोसा। कल होगी नवाज शरीफ और सरताज अजीज से मुलाकात। 1 से 15 जनवरी तक दिल्ली में चलेगा ऑड इवन गाड़ियों का ट्रायल रन। सुबह 8 से रात 8 बजे तक लागू होगा नियम, रविवार को रहेगी छुट्टी। लगातार 5वें दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स करीब 200 अंकों से ज्यादा टूटा, निफ्टी 3 महीने के निचले स्तर पर लुढ़का। आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान, संजीव गोयनका ने खरीदी पुणे टीम, इंटेक्स ने खरीदी राजकोट की टीम। मर्सिडीज ने उतारी नई ए क्लास, शानदार फीचर के साथ कीमत 25 लाख से शुरू। नौकरियों के मोर्चे पर सुधर रहे हैं हालात, मैन पावर का सर्वे 42% कंपनियों की नई भर्तियां करने की तैयारी। और जीएसटी बिल पर नेशनल हेराल्ड का संकट छा गया है। ऐसे में संसद के सत्र में जीएसटी बिल पास होने की संभावना कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में सरकार पर हल्ला बोल दिया है। आज भी संसद में कोई काम नहीं हो पाया। आज दिन भर बस एक दूसरे पर आरोप का दौर चलता रहा। सरकार संविधान के अनुसार चल रहे, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ गलती की है तो डरना है, अदरवाइज डरने की जरूरत क्या है? हमको समझ में नहीं आ रहे अचानक कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ। Who is Subramaniam Swamy? He is the power of attorney holder of the BJP to persecute and prosecute the Congress party, the member of their central committee, and he's been given the specific task of targeting the Congress party. जब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15% तय हो गया, यानी राज्यों के और केंद्र के सारे टैक्सेस मिलाकर औसतन इतने स्तर पे होंगे, और जिससे कि व्यवसाय को बहुत लाभ मिलेगा, देश को बहुत लाभ मिलेगा, केवल एक राजनीतिक दल के नेताओं पर कोई मुकदमा चले तो देश को उसका खमियाना भुगतना पड़े। अगर कोई राजनीतिक दल ये रवैया ले जाता है तो ये इस देश का दुर्भाग्य होगा। और केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार हेराल्ड केस में कहीं शामिल है ही नहीं। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश है, लंबा आदेश है, मैं बाकी नहीं पढ़ूंगा। इसको मैंने चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में न दिल्ली सरकार पार्टी है, न भारत सरकार पार्टी है, न सीबीआई पार्टी, न दिल्ली पुलिस पार्टी। इट इज द पिटिशनर्स आर हु? राहुल गांधी एंड सोनिया जी एंड मोतीलाल वोरा एंड अदर्स, और सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी। उसमें हम लोग कहीं नहीं। तो जीएसटी का मामला तो साफ फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं। लक्ष्मण, अब कोई भी चांसेस बचे हैं जीएसटी को लेकर? अभी तक जो हमने बयानबाजी सुनी और मैं दिन भर संसद में था, तो वहां पे जो मुझे माहौल दिखा उससे ऐसा लगता है कि शायद वो जो संभावना थी जीएसटी बिल इस सत्र में पास होने की, वो संभावना थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है। वहां पे संसद में जब लोगों से मैंने बातचीत की, कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत की, सरकार के कुछ नेताओं से बातचीत की, तो मुझे ऐसा लगा कि मोदी और सोनिया की मुलाकात के बाद कांग्रेस और सरकार के बीच एक जो दूरियां कम हो गई थी, खाई पड़ती नजर आ रही थी, वो खाई फिर से बड़ी हो गई है, दूरियां काफी बढ़ गई है। ऐसे में जीएसटी बिल पर कांग्रेस आसानी से सरकार का समर्थन कर देगी, मुझे अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो सरकार ऐसे में क्या कर सकती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सख्त रवैया इसमें उठाया है। वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से ये सारी चीजें हो रही है। अब सरकार क्या कर सकती है आगे? मेरे जहन में भी यही सवाल था, तो मैं काफी दिलचस्पी लेके जानने की कोशिश किया कि सरकार के नेता क्या इस बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे ये जानकर और देखकर काफी आश्चर्य हुआ कि सरकार भी अब इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। वो आमने सामने के मूड में है। सरकार कह रही है कि आप आइए, भ्रष्टाचार पर बहस करा लीजिए। अगर आपको लगता है हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार पर बहस कराइए, तो नेशनल हेराल्ड केस पर बहस कराएंगे हम, वहां पे कार्तिक चिदम्बरम पे बहस कराएंगे, यहां तक वीरभद्र सिंह पर बहस कराएंगे। हम तमाम उन मुद्दों पर बहस करने को तैयार हैं जिस भ्रष्टाचार में कांग्रेस
भी शामिल है। यानी सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है, भले ही जीएसटी पास हो या ना हो। लगता है कि सरकार ने भी अब जो पहले एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उसमें अब थोड़ा सा नरम रुख अपना रही है कि पहले चूंकि सोनिया गांधी का मामला है, राहुल गांधी का मामला है, यहां झुक गए तो राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। लिहाजा सरकार भी जीएसटी को दूसरी प्राथमिकता में रख रही है। पहली प्राथमिकता यह है कि कांग्रेस से कैसे निपटा जाए और भ्रष्टाचार के आरोपों में कांग्रेस को उल्टे कैसे घेरा जाए। तो इस घेरने के चक्कर में शायद जीएसटी बिल को कुछ समय के लिए भूल जाना चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। तो अभय आयमा जो मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि इससे विदेशी निवेशकों में अच्छा संकेत नहीं जाएगा। उनका मानना है कि सरकार को इस मामले में ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अख्तियार करना था। I would feel that, the strong stand taken after that, knowing कि आपको इनकी जरूरत है, although it is not at all justified what the Congress has done, absolutely, if it is on, and it will reflect purely उनकी छवि जो है वो खराब होगी इससे, अगर इस बात पे वो कंटिन्यूसली पार्लियामेंट, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है, मतलब पीपल, इलेक्टोरेट इज वेरी स्मार्ट। सुषमा के इस्लामाबाद दौरे से क्या मिलेगा? क्या भारत पाक दोस्ती की डोर मजबूत होगी और बातचीत का जो सिलसिला दोबारा चल पड़ा है वो किसी नतीजे तक पहुंचेगा? इस बारे में अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से बेहतर रिश्तों की उम्मीद फिर से जग गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद पहुंच गई है। सुषमा ने कहा कि वो चाहती है कि दोनों देशों के रिश्ते आगे और बेहतर हो। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके विदेश मामलों पर सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात करेंगी। दोनों देशों में कॉम्पोजिट डायलॉग और क्रिकेट की बहाली को लेकर इस दौरे से काफी उम्मीद है। 3 साल में यह पहली बार है जब भारत के किसी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया। इससे पहले यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे एसएम कृष्णा 2012 में पाकिस्तान गए थे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसे रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। तो पाकिस्तान दौरे से सुषमा स्वराज को क्या हासिल होगा, पाकिस्तान में इसे कैसे देखा जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े हैं डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराज। शिराज साहब, स्वागत है आपका और शुक्रिया आवाज एट 9 में बात करने के लिए। किस तरह से रिपोर्ट हो रही है ये विजिट और क्या कहा जा रहा है सुषमा स्वराज के वहां आने पर? जी बिल्कुल, पेरिस में दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई उस मुलाकात को भी इफेक्ट पॉजिटिवली देखा गया। उसके बाद थाईलैंड में एनएसए लेवल के टॉक्स हुए, उसके बाद भी जो एक डिक्लेरेशन आया वो भी बड़ा पॉजिटिव था। तो यकीनी तौर पे सुषमा जी के हालिया दौरे को बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा है और यहाँ पे सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब लगता ये है कि दोनों देशों ने ये फैसला कर लिया है कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की तरफ जाया जाए, डायलॉग टेबल की तरफ वापस आ जाए। रादर ये है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी के मामले को लेकर आगे चले। तो पॉजिटिविटी है और उम्मीद भी ये की जाती है। सुषमा जी जब आई हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है और उनका यही कहना था कि वो आई हैं और बात करेंगी सरताज अजीज जी से भी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी और कोशिश ये करेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि आने वाला कल का जो दिन है वो अच्छी खबर लेके आएगा और दोनों देशों के दरमियान जो भी बात होगी उसके नतीजे में कोई एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो स्टेटमेंट सामने आएगा। उनकी बातों से लग तो ये रहा है कि वो एक एजेंडा जरूर लेके आई हैं। अब देखना ये है कि वो पाकिस्तान के जो रहनुमाओं के माइंड रीडिंग के लिए आई है कि पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं और अगर कोई एजेंडा सेट होता है तो देखना ये है कि पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को टॉप प्रायोरिटी देता रहा है, तो क्या अब पाकिस्तान के रवैये में कोई फ्लेक्सिबिलिटी आई है और क्या अब भी अगर पाकिस्तान कोई टॉक्स का एजेंडा सेट करने जा रहा है तो कश्मीर को टॉप पे रखना चाहता है या कश्मीर को बॉटम पे लेके जाएगा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि बीजेपी की सरकार भी बाकी सारे मुद्दों पे तो बात करने के लिए तैयार, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पे बात करने के लिए हर जगह तैयार नजर नहीं आ रही थी। तो अब देखना यह है कि सुषमा जी क्या मैसेज लेके आई हैं कि क्या अब कश्मीर के मुद्दे पे भी बात होगी, लेकिन कहीं वो बाद में होगी या पहले होगी या टेररिज्म पहले होगा या कश्मीर पहले होगा या बाकी मामला पहले होंगे। तो अब देखना ये शिराजी जी, इफ्तिखार जी, ये भी बताया जा रहा है कि सुषमा स्वराज की जो ये विजिट है उससे एक ग्राउंड तैयार होगा, एक जमीन तैयार होगी अगले साल के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना है सार्क समिट को लेकर। इस पर क्या खबरें चल रही हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कहा यही जा रहा है, सरताज अजीज साहब ने भी यही कहा है कि
इनफैक्ट ये बड़े कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है और उनका यहाँ पे आना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक डेडलॉक था वो तब खत्म हो गया है और यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से बड़ा एक अच्छा होमवर्क किया गया है और इसको लेके तो यकीनन बात होगी सुषमा जी से और बात अब सारी नजरें सब इस पे लगी हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी दिखाई जाती है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि कश्मीर ऊपर होगा या आतंक, ये अब देखना होगा और दोनों तरफ के जो लोग हैं ये इसी को देखेंगे। शुक्रिया इफ्तिकार जी हमसे बात करने के लिए। और ऑड इवन फॉर्मूला तारीख के हिसाब से चलेगा। 1 जनवरी को और 2 जनवरी को इवन नंबर की कारें चलेंगी दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने आज इस बात का ऐलान कर दिया। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होंगे। हालांकि संडे दिल्ली वालों के लिए फन डे बना रहेगा क्योंकि इस दिन में नियम लागू नहीं होंगे और सभी तरह की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ सकेंगी। राज्य सरकार ने साफ किया कि शुरू में यह फॉर्मूला 15 दिन तक लागू किया जाएगा और अगर लोगों को परेशानी होती है तो इस पर फिर से विचार भी हो सकता है। फिलहाल इस नियम में 2 व्हीलर बाहर रखे गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये इवन और ऑड नंबर की गाड़ियों का सिस्टम चलेगा। 8 बजे से पहले और 8 बजे के बाद लोग अपनी गाड़ियां जो प्राइवेट हैं उसको लेकर के आ जा सकते हैं, लेकिन सुबह 8 से शाम को 8 बजे के बीच में इवन और ऑड नंबर की ही गाड़ियां चलेंगी। दूसरा जो हमने अभी आज जो सहमति बनी है कि ये तारीख के हिसाब से इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र भी रणनीति तैयार कर रहा है। गडकरी ने यह भी कहा कि एक सलाहकार को इस बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार जो भी निर्णय करे वो करने का उनका अधिकार है। प्रदूषण के बारे में दिल्ली बहुत सेंसिटिव बनी है। दिल्ली का पूरा ट्रैफिक का अध्ययन हम कर रहे हैं और वो अध्ययन 15 दिन में मेरे पास आएगा। उसके बाद दिल्ली के जो ब्लैक स्पॉट से आइडेंटिफाई करेंगे और मैं दिल्ली सरकार को भी वो स्पॉट दूंगा और दिल्ली सरकार और हम मिलकर ये ट्रैफिक जाम के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम है वो 50% कम हो जाएगा और दिल्ली का पोल्यूशन भी निश्चित रूप से कम होगा। और बाजार पर आज किसका डर हुआ हावी, देखिए बाजार का पूरा हाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। शेयर बाजार में आज लगातार 5वें दिन गिरावट रही। बाजार पर आज खराब ग्लोबल संकेत हावी रहे। आखिरी मिनटों में बिकवाली का दबाव और ज्यादा बढ़ गया। सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं निफ्टी भी 3 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया। आज के बाजार गिरने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या है, बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी आज भारतीय बाजारों पर हावी होती दिखी और इसके चलते हमने एक कमजोर शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट्स का तो असर था ही, लेकिन क्रूड के दाम जिस तरह से तेजी से गिरे और दूसरी कमोडिटीज, इसने भी मूड बिगाड़ा और साथ ही करेंसी मार्केट की भी आज शुरुआत फिर से कमजोरी के साथ हुई। रुपया गिरता हुआ नजर आया। इसके चलते तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस हल्की की और खास बात यह भी रही कि लोअर लेवल्स पर भी कहीं से कोई खरीदारी का सपोर्ट आता नजर नहीं आ रहा। ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाया। निफ्टी 7,700 के नीचे भी फिसला, लेकिन बंद होते थे दिन के लो पॉइंट के आसपास बंद हुआ और सेंसेक्स में भी यहां पर 200 अंकों से ज्यादा का नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी तेजी से गिरे, 1.25% का नुकसान वहां पर देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी गिरावट हावी होती दिखी और आप देख सकते हैं लगभग 0.5% के आसपास बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों की तादाद यही वजह थी कि काफी ज्यादा 1200 के आसपास वॉल्यूम्स, हालांकि ये कह सकते हैं कि उतने ज्यादा नहीं है, तो कम वॉल्यूम के साथ बाजार गिरते हुए दिख रहे हैं। फिर भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास के कारोबार आज भी दर्ज हुए। और IIFL के अमर अंबानी के मुताबिक भले ही बाजार में गिरावट का माहौल दिख रहा हो, लेकिन साल 2016 में काफी कुछ पॉजिटिव होगा। 2016 जो ईयर है वो एक ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा, जहां पे मार्केट जो है एक टाइम वाइज एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे, ब्रॉड इंडेक्स लेवल पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा और काफी सारे शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स चलेंगे पर आउटसाइड द इंडेक्स, पर ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड होगा जिसमें काफी सारे फैक्टर जो है वो और इंप्रूव होते जाएंगे, ग्रेजुअली बेटर होते जाएंगे, विच विल देन ले द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू कम। तो हमारा मानना है कि 2016 विल बी द फाउंडेशन ईयर और उसके बाद जो पीरियड आएगा वो एक बहुत बड़ा बुल मार्केट का पीरियड साबित होगा।
रुपए आज गिरकर 2 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ। फंड के आउटफ्लो के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे गिरकर 66.84 पर बंद हुआ है। शेयर बाजार में कमजोरी के कारण भी रुपए पर दबाव देखने को मिला है। बाजार की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने के निर्णय पर टिकी हुई है। और 4G के रेस में वोडाफोन भी शामिल हो गई है। कंपनी ने आज 4G सेवाओं की शुरुआत कोच्चि से करती है। इसके अलावा कंपनी फेज 1 में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली से भी 4G सेवा शुरू करेगी। वोडाफोन के एमडी और सीईओ सुनील सूद के मुताबिक मेट्रो शहरों में 4G सेवा के आने से ग्राहकों को हाई स्पीड नेटवर्क का फायदा होगा। 4G में वोडाफोन का सीधा मुकाबला एयरटेल से होगा। इसके अलावा रिलायंस जियो भी जल्द 4G सेवा लेकर आ रही है। 4G, just like 3G, would first start, the demand would first start from the big towns because it's the more experienced customer, the most experienced data customer or the global traveled data customer who has these high demands for data, and that would start from the bigger towns and then it would roll out to the tier 2 and tier 3 towns. और आईपीएल 2016 और 2017 में खेलने वाली 2 नई टीमों का ऐलान आज दिल्ली में हो गया है। इंटेक्स मोबाइल ने राजकोट की टीम को खरीद लिया और गोयनका ग्रुप ने पुणे की टीम को। ये करार 2 साल के लिए है और दोनों टीमों से बीसीसीआई को 26 करोड़ रुपए मिलेंगे। राजकोट की टीम के लिए इंटेक्स को 10 करोड़ रुपए और पुणे की टीम के लिए गोयनका को 16 करोड़ रुपए देने होंगे। और पुणे टीम खरीदने वाले संजीव गोयनका का कहना है कि आईपीएल में आने का पहले से उन्होंने सोच रखा था, लेकिन मौका अभी मिला। I had made a bid for the Calcutta franchise when the original IPL bids were invited. Shah Rukh's bid was higher than mine. Another opportunity presented itself and we sat and did our numbers. It was a team of financial accountants who did the numbers and they decided on a number that we should be bidding. We bid and we were fortunate to have won the bid. और मर्सिडीज ने उतारी अपनी नई ए क्लास। फीचर्स और कीमत बताएंगे ब्रेक के बाद। पिछले कुछ दिनों में सुपरस्टार शाहरुख खान सुर्खियों में रहे, किसी नई पिक्चर के लिए नहीं बल्कि असहिष्णुता पर अपने बयानों की वजह से। उनसे इसी पर खास एक्सक्लूसिव बातचीत की ईटीवी न्यूज ग्रुप के हेड जगदीश चंद्रा ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यू आर द सेकुलर प्राइड ऑफ दिस नेशन। तो पिछले दिनों ये क्या टॉलरेंस इंटॉलरेंस? मुझे तो खुद नहीं पता यार। मैं तो जो बात करता हूँ सीधी बात करता हूँ, साफ करता हूँ, अच्छी बातें करता हूँ। एंड मुझे ये बोलना पड़े कि मैं सेक्युलर हूं, मैं ये हूं, तो मुझे ये अजीब लगता है और देश में बोलना ही नहीं चाहिए। मुझसे ज्यादा थैंकफुल इस नेशन को कौन हो सकता है? क्या बात। और मुझसे ज्यादा कोई और मुझे बोले कि ज्यादा देशभक्त है तो ऐसी बेवकूफ है वो। कौन? तुम कौन? मैं कौन? ऐसा कौन? मैं ज्यादा देशभक्त किस बात से? सो देयर इज नो लॉजिक टू इट कि हम सडनली बैठे बैठे किसी कोने के अंदर क्या मैं तुमसे बड़ा देशभक्त, तुम देशभक्त में, हम सब देशभक्त हैं। और 2015 में 15 नई कारें आएंगी। इसी वादे को पूरा करते हुए मर्सिडीज इंडिया ने आज नई ए क्लास को लॉन्च किया है। इस कार को कंपनी ने यंग जनरेशन के लिए बनाया है, जिन्हें वाजिब कीमत में एक लग्जरी ब्रांड वाली मॉडर्न कार चाहिए। नई ए क्लास की कीमत, वाजिब कीमत सुनिए, 25 लाख से 26 लाख रुपए के बीच है। नई ए क्लास में कंपनी ने कई कॉस्मेटिक चेंजेस अभी किए हैं और नए फीचर जोड़े हैं। हालांकि इंजन और पावर में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। पेट्रोल वेरिएंट वाली ए क्लास में 122 हॉर्स पावर देने वाला 1.6 लीटर का इंजन है, जबकि डीजल वेरिएंट में 136 हॉर्स पावर देने वाला 2.2 लीटर का इंजन है। कंपनी की तरफ से इस साल का ये आखिरी लॉन्च है, लेकिन 2016 में मर्सिडीज कई नए प्रोडक्ट भी लेकर आने वाले हैं। We definitely want to keep it interesting. We have had very good experiences with footfall into our dealerships as well. So we will certainly in the future also plan to bring new products on a regular basis to our customers, update our product line and keep this overall business proposal interesting. और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।